Hey, hello friends. Today our topic is on the second part of World Trade Organization WTO. तो आज इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारी सब्सिडीज़ हैं वो तीन तरह से यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं बाय WTO। फर्स्ट है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, सेकंड है एम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड थर्ड वन इज़ ब्लू बॉक्स सब्सिडी। अगर हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जबकि एम्बर बॉक्स सब्सिडी में रेस्ट्रिक्शंस है एंड अगेन ब्लू बॉक्स सब्सिडी में भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। हाँ जी, तो इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में कौन कौन से टर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट है पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम किए जाते हैं उनके ऊपर सब्सिडी को कहाँ प्रोवाइड की जाएगी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में। रिसर्च से रिलेटेड एंड सर्विसेज को एक्सपेंड करने से रिलेटेड, प्लस में जितनी भी डिज़ास्टर होती हैं उन सब से राहत दिलाने के लिए, एंड प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो यहाँ पे एक्सपेंड करती है मनी। ऐसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एम्बर बॉक्स सब्सिडी, तो इसमें इनपुट सब्सिडीज़ को इंक्लूड किया जाता है। इनपुट माने कि किसी भी चीज़ को जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो इनपुट तरीके से, यानी कि जो भी उसके ऊपर आप आउटपुट नहीं इनपुट जो भी टर्म्स लगाते हैं उनके ऊपर सब्सिडीज़ को कैसे प्रोवाइड किया जाता है वो इसमें है। बेसिकली यहाँ पर जो भी आपके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए जो एक समर्थन मूल्य निर्धारण करना होता है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। प्लस में आपका जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनके क्वांटिटी का जो एक आधार है उसको आर्थिक सहायता किस तरह से प्रोवाइड करवानी है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अगर हम ब्लू बॉक्स सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि रेस्ट्रिक्शंस तो हैं ही नहीं। तो इसमें क्या किया जाता है, किस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, इसमें कोटाज फिक्स किए जाएंगे। कोटा फिक्स करना मतलब कि जो भी फार्मर है उसके लिए एक लिमिट फिक्स कर देना कि आप इतना प्रोडक्शन करेंगे तो उस पर आपको इतना सब्सिडी मिलेगा। ठीक है जी। तो ये भी बाय गवर्नमेंट जो है इसे प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 9 एग्रीमेंट हुए थे WTO को लाने के दौरान। तो जो 9 एग्रीमेंट थे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ट्रिप्स और ट्रिम्स को लेकर। अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, IPR इसका शॉर्ट फॉर्म है। कॉपीराइट की बात करें तो किसी भी चीज़ देखिए यहाँ पे 50 साल तक के लिए जो है कॉपीराइट प्रोवाइड करवाया जाता है। और कॉपीराइट किन चीज़ों पर प्रोवाइड किया जाता है, बुक राइटिंग पर, म्यूज़िक पर एंड पेंटिंग पर, जो भी आपने आर्ट किया है उस पर, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो आपके होते हैं उस पर। एंड सेकंड वन इज़ इंडस्ट्रियल एस्टेट लाइक ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेटर, एंड इन सब चीज़ों के लिए क्या प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं आपके उसको सेफ रखा जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते क्या, हमने बात तो कर ली कॉपीराइट आपको 50 साल तक मिलेगा, इंडस्ट्रियल एस्टेट में इतना, इस सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया है जो जिस पर आपकी खुद की मेहनत है और जिसको पहली बार आप ही लेकर आए हैं। लाइक आपने म्यूज़िक कंपोज किया है, म्यूज़िक आपने बनाया है, ठीक है जी। तो इस पर आपका राइट है, ना कि किसी और का। कोई इसे कॉपी ना कर ले। अगर कॉपी करता है और आपकी म्यूज़िक का कॉपी करके, या फिर कोई भी आपकी कंपनी है बहुत अच्छी जिसमें आपने टैबलेट्स का प्रोडक्शन किया है और उसे आपने ही बनाया है पहली बार, लेकिन उसका कॉपी करके कोई और प्रोडक्शन कर रही है कंपनी और उसमें बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ऐसा इस वजह से आपको काफ़ी सारा लॉस हो रहा है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि जो चीज़ आपने बनाई उस पर आपका ही कंट्रोल होना चाहिए और कितने सालों तक है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। इसके लिए हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो IPR को सबसे सेफ रखने का बेस्ट सिस्टम है ट्रिप्स, और इसमें ऑब्वियसली इंडिया भी इसका मेंबर है। एंड ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्क आपको पता होना चाहिए, कोई भी लोगो, यानी कि जो चीज़ आपने बनाई है उसको कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी होती है जिसको कोई और ना यूज़ करे। तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क का जो प्रोटेक्शन है वो 10 सालों तक के लिए मिलता है इन ऑन योर लोगो। कुछ भी हो सकता है वो। एंड डिज़ाइन की अगर हम बात करें, इससे पहले ट्रेडमार्क की अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ तो ट्रेडमार्क जो है एक आपका लीगल फॉर्म में आपको मिल जाता है प्रॉपर वे में। कब, जब आप ब्रांड को पंजीकृत करा लेते हो तब वो आपका ट्रेडमार्क बन जाता है। इसका डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन में आपके कैमरास की बात कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइन की बात कर सकते हैं। तो अब जैसे एप्पल के देखिए, तो उसमें 3 कैमराज हैं, या अदर फ़ोन में काफ़ी सारे फ़ोन में आपको 3 कैमरा मिल जाएंगे, बट उनका लगाने का जो तरीका है, उसको उनको डिज़ाइन करने का जो पैटर्न है
वो कोई और ना चुरा ले, तो वो उनका डेवलपमेंट है, वो उन पर उन्होंने काम किया हुआ है, तो वो आने वाले 10 सालों तक के लिए क्या प्रोवाइड करेगा उनको, डिज़ाइन पर प्रोवाइड करेगा, एक तरीके से अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा ताकि उसको यूज़ ना कर सके। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट की हम बात करें, चिप वगैरह आप जानते हैं, तो चिप के लिए आपको क्या मिलता है यहाँ पे, आईसी के ऊपर भी आपको क्या मिलता है, आईपीआर मिलता है। कॉपीराइट की बात है, कॉपीराइट आने वाले 50 सालों तक के लिए जिस आपको मिल सकता है, एंड पेटेंट मिलता है यहाँ पे 20 सालों के लिए, 20 पेटेंट आप करा सकते हैं 20 सालों के लिए, ठीक है जी। अगर इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताऊँ, तो कॉपीराइट में ना एक फॉर एग्जांपल किसी ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उसको किसी भी फ़ोटो स्टेट वाले ने उसको फ़ोटो कॉपी किया, तो फ़ोटो कॉपी किया है उसके ऊपर कोई कॉपीराइट का मतलब ये नहीं माने कि उसका उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ये एक केस हुआ था रामेश्वरी फ़ोटो स्टेट, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि नहीं, अगर आपने किसी भी ओरिजिनल चीज़ पर कॉपीराइट लिया हुआ है, तो अगर आपने उस रिसर्च पेपर, फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर जो किसी जर्नल में पब्लिश हो चुका था, उसका फ़ोटो कॉपी आपने कराया है, तो वो आपका जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा, कि आपके कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे आपने ट्रिप्स के बारे में पढ़ा, ऐसे ही WTO का जो सेकंड एग्रीमेंट हुआ था वो ट्रिम्स के ऊपर हुआ था, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर इसकी फुल फॉर्म है, आप ध्यान में रखें। इसमें बेसिकली क्या प्रोवाइड किया जाता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर इक्विटी, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कैसे, लाइक जैसे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, ठीक इसी तरह से उनको भी फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पर जो है इक्विटी यानी कि समानता प्रोवाइड करवाना। एंड इससे क्या होता है, सेकंड वन है प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, एक इक्विटी की फॉर्म में उनको यहाँ पे लेके आएंगे कि जिस तरह से हमें यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है, ठीक है, ऐसे आपको भी होगा। एंड जब हम उनसे गेन करते हैं, इन्वेस्टमेंट गेन करते हैं, लेते हैं हमें, तो उस वजह से प्रोडक्शन में हमें काफ़ी ग्रोथ करने मिलता है, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ग्रोथ करता है, और इसकी वजह से जो BOP है वो हमारा काफ़ी जो है काफ़ी हद तक उसमें भी हेल्प हो जाती है। BOP का फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है जी, ताकि वो नेगेटिव ना जाए, कोशिश ऐसा ही रहता है, बट एक्चुअल में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है काफ़ी टाइम से। एंड इसके बाद जो बात की गई है यहाँ पर WIPO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर जो 14 जुलाई 1967 में आया, यानी कि आज से आप 52 साल पहले इसको लाया गया, और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है UNENSC, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, WIPO ये भी IPR को जो है, IPR ऑर्गेनाइजेशन है जो IPR को सेफ रखती है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपने प्रोडक्शन किया है, या जिस भी चीज़ को आप लेकर आए हैं, जिस पर आपने खुद ने मेहनत की है, उसको कोई और चुरा कर लाभ ना कमाए, ये इसमें ध्यान रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू।